नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक नोटिफाई में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है। अतः उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, ये न केवल ग्रुप डी के लिए बल्कि आपने जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 और चूँकि इसमें 2 हाइड्रोजन है इसलिए ये × 2 हो जाएगा और इसका अनुपात पूछा है हाइड्रोजन अनुपात हो जाए, इसका अनुपात कर देंगे और ऑक्सीजन का जो होता है वो हो जाएगा आपका 16 अणु भार, जो कि परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है। तो इसका हो जाएगा कितना 2:16। इसको काटेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:8। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:8। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका में पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की सबसे पहली खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। वहीं कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक यानी प्लास्टिड भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लवक जो है यह जंतु कोशिका में नहीं बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है लवक और रिक्तिका, यानी ये सभी पाए जाते हैं कोशिका में। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वरांधानता को किस रोग से दूर किया जाता है, किस लेंस से दूर किया जाता है? माफ़ कीजिएगा, वरांधानता जिसे अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, इसे किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए, वरांधानता जो है यह एक जेनेटिक बीमारी है यानी आनुवंशिकी बीमारी है और इसका उपचार जो है आनुवंशिकी बीमारी है और इसका उपचार जो है ये किसी भी लेंस से नहीं किया जाता है। ठीक, अवतल लेंस से बात करें तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। वहीं उत्तल लेंस से बात करें तो ये दूर दृष्टि दोष। और इसमें अगला जो ऑप्शन है उत्तल दर्पण से आपका ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वरांधानता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में एक कलम का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी इसका कहना है कि नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को दान किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। आँख के कॉर्निया को दान कर दिया जाता है। और जो प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धावन सोडा के एक अणु में
जल के कितने अणु मौजूद हैं? धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद हैं? जैसे कि धावन सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रचलित प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। धावन सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती है? ठीक, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें जो है किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाते हैं? ये आपका हो जाएगा रेटिना से। यानी प्रकाश जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वही प्रकाश तरंगें जो कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं? रेटिना से। कार्निया जो है यह नेत्रदान में, अभी ऊपर हमने देखा नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है? देखिए प्रश्न कर रहा है कि कौन सी धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सांकेतिक रूप में Al लिखते हैं। वहीं जो है तांबा, तांबा से आप याद रखिएगा, तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल बनाते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है पिताजी, यानी पी से पीतल, पीतल किससे बनेगा? तांबा और जे से जस्ता से। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको पता है कि एक ग्लूकोज यानी एक ग्लूकोज के निर्माण में 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं और 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं और 10 एमिनो अम्ल जो हम लोग बाहर से लेते हैं। ठीक, तो प्रोटीन जो है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो अंदर जाकर एमिनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं और ये 10 और 10 इसमें होता है, 10 बाहर से आकर मिलकर 20 अमीनो अम्ल जो है मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आपका जो होगा बैगनी हो जाएगा। और लेकिन सबसे अधिक वेधन क्षमता पूछ दे तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी है? माफ़ करिएगा, इसका उत्तर तो सबसे अधिक कम तरंग दर बैगनी होगा, लेकिन सबसे अधिक तरंग दर लाल रंग का होता है और वेधन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता भी लाल रंग का ही होता है। और वहीं बात करें तरंग दर का जो मात्रक होता है उसे एंगस्ट्रम में, ऐसे एंगस्ट्रम में दर्शाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य वाहिनी विहीन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखिए यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वायुमंडल के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश किस कलर का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में चूंकि वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना क्या कहलाता है? देखिए वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना ये भर्जन कहलाता है। ठीक, निस्तापन क्या है? तो निस्तापन भी उच्च तापमान पर किसी धातु को गर्म करने को निस्तापन कहा जाता है, लेकिन यदि सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर तो वह भर्जन कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण है दूध जो है खट्टा हो जाता है। सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक अम्ल ये किस्म तो ये सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है। देखिए, थायराइड जो है यह गले में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक। और थायरॉक्सिन जो आयोडीन की कमी के कारण कमी के कारण घेंघा रोग होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक। यकृत यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन वही बात करें कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अग्नाशय जो है या मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड, यानी इसमें बाह्य ग्रंथि एवं आंतरिक ग्रंथि दोनों के गुण देखे पाए जाते हैं, ठीक। यानी इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जठर ग्रंथि। जठर जो है इसे ग्रंथि नहीं कहा जाता, एक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल यानी बिच्छू के पेड़ में पाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, बिच्छू के पैर में हो जाएगा यहाँ, यानी बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल जो है बिच्छू में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल अभी हमने बताया कि सिरका में पाया जाता है, ठीक। वहीं बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ टमाटर में पाया जाता है, ठीक। और ऑक्जेलिक अम्ल की अधिकता के कारण ही पथरी रोग हो जाता है, ठीक, जिसके कारण डॉक्टर जो है पथरी में टमाटर न खा लेने की सलाह देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और साइंस के क्षेत्र में आपकी जो समझ है वो विकसित हुई होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।